हेलो फ्रेंड्स, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम जीव विज्ञान में आपसे बात कर रहे थे और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था रेस्पिरेशन सिस्टम, तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, यानी श्वसन तंत्र की। और लास्ट वीडियो में जो हमने देख लिया था उसमें हमारी यहाँ तक की लगभग बात हो गई थी आपसे कि ये मान के चलिए यहाँ की बात हो गई थी आपसे नोस्ट्रिल की। और ये जो आपका एरिया है यहाँ से ये नोस्ट्रिल की बात करी थी। ये नाक है, ठीक है। जो लास्ट वीडियो में बात करी थी वो यहाँ से करी थी, मान के चलिए ये नासा छिद्र है, नोस्ट्रिल की बात करी थी। यहाँ से सांस ली जाती है, सांस लेने के बाद नीचे जाती है। यहाँ से जो ये एडम्स एप्पल है या साउंड बॉक्स है, जिस तरीके से भी आप जाने, इससे होते हुए हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में जाने के बाद में उसका जो रेस्पिरेशन था यानी श्वसन था, श्वसन में जो एनर्जी बनाई गई थी उसमें इंटरनल देखा था और गैसों का एक्सचेंज देखा था, वो सब हम देख लिए हैं। यानी अगर एक तरीके से देखा जाए तो श्वसन तंत्र की हम समाप्ति कर चुके हैं, लेकिन इसी को थोड़ा सा कुछ पॉइंट इसमें बाकी रह गए जिनकी चर्चा हम आज करेंगे। तो आज हम स्टार्टिंग दोबारा नाक से करेंगे, क्योंकि नाक के अंदर कुछ पॉइंट हैं जो हम लोगों से चर्चा से बच गए हैं, उनकी बात करते हैं। लेकिन इस बात को पहले बताऊं, उससे पहले मैं आप लोगों से बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन छोड़ा था जिसमें मैंने पूछा था कि जब हम लोग रनिंग करके आते हैं तो रनिंग करने के बाद भी जो सांस है वो बराबर हमारा चलता रहता है। हम बैठ जाएँ, लेट जाएँ या शांत हो जाएँ तो भी हमारी सांस रुकती नहीं है। उसके पीछे की वजह क्या थी? कमेंट करके नहीं बताया किसी ने भी कि उसकी क्या एक्चुअल में वजह होती है। जिसने भी आंसर किया वो गलत ही किया, तो मैं एक्चुअल में उसका नाम ही नहीं लूँगा अब। बस एक छोटा सा फैक्टर है इसके पीछे कि जब हम दौड़ मार के आते हैं, रनिंग करके आते हैं तो हमारी सांस चलती रहती है। उसके पीछे वजह क्या है? वजह है कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर स्टोर हो जाती है। हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी मात्रा में स्टोर हो जाती है, जिसे हमारे लंग्स बार बार बाहर निकाल रहे होते हैं। मतलब जब तक वो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में चली गई थी, हमारे लंग्स में स्टोर हो गई है, उसको जब तक बाहर नहीं कर देंगे तब तक हमारी सांस चलती रहेगी। रनिंग में तब तक हमारी सांस नहीं रुकेगी। ये उसका आंसर है। आज हम बात करते हैं दोबारा हम जो बात करेंगे वो नाक की करेंगे कि आखिर जो नाक है, नाक में क्या क्या बात करनी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने बता दूं कि जो नाक है आप इसको छू पाते हैं, और नाक को जब आप छू पाते हैं तो एक्चुअल में आपकी नाक की पूरी है इस प्रकार से, मान के चलिए। अगर आप इसको नाक मान लेते हैं तो ये दो यहाँ छिद्र हैं, एक ये नाक के बीच में जो ये वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम नेजल सेप्टम इसको बोला जाता है। और ये क्या करता है? नेजल सेप्टम आपकी नाक को दो भागों में बांट देता है, यानी नेजल कैविटी नाक गुहा में बांट देता है। और ये नाक गुहा जो नेजल कैविटी, मतलब ये वाला नेजल कैविटी जिसमें आप अपनी उंगली को ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, ये जो दो स्पेस बना हुआ है और ये बीच में जो ये एरिया आ रहा है, यही नेजल सेप्टम है, ये जिसने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। ये नेजल कैविटी जो दो, एक इधर वाला रास्ता एक इधर वाला रास्ता, इसको नेजल कैविटी बोलते हैं। अब नेजल कैविटी में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये वाला हिस्सा जो नेजल कैविटी में, जिसमें छोटे छोटे बाल या रोम होते हैं, या तो छोटे छोटे बाल हों या फिर इनको रोम बोल देते हैं, रोम या हेयर मान लीजिए आप, ठीक है। ये क्या करते हैं? इनका काम होता है धूल के कणों को रोकना। ये धूल के कणों को बाहर ही रोक लेते हैं।
इसके पीछे का जो एरिया होता है, ये जो जिस एरिया में, नाक के उस एरिया में जहां पर छोटे छोटे बाल होते हैं, उस एरिया को जो हम बोलते हैं उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इसको वेस्टिब्यूल बोला जाता है। वेस्टिब्यूल का मतलब होता है प्रघाण, प्रघाण क्षेत्र, जो क्या करता है, जो धूल के कणों को रोकता है, प्रघाण क्षेत्र होता है। और इस वेस्टिब्यूल के जस्ट पीछे, मतलब वेस्टिब्यूल के पीछे जो ये वाला एरिया पड़ता है, इस वाले एरिया को हम घ्राण क्षेत्र बोलते हैं। देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी। जो वेस्टिब्यूल जिसमें बाल पाए जा रहे हैं उसको बोलते हैं प्रघाण क्षेत्र, और इस प्रघाण क्षेत्र के पीछे वाला, यानी जिसमें बाल नहीं पाए जा रहे हैं, अगर आप भी शीशे में अपनी नेजल कैविटी को देखते हैं, अपनी नाक को अंदर से झांक के देखते हैं, तो एक निश्चित एरिया में आपको बाल दिखाई देते हैं, उसके बाद पीछे का रेड रेड एरिया आपको दिखाई देता है अंदर, वहां पर बाल नहीं होते हैं। तो इस वेस्टिब्यूल के पीछे वाला, बालों के पीछे वाला जो एरिया होता है जहां पर आपको बाल नहीं दिखाई देते, इसको बोला जाता है घ्राण क्षेत्र, घ्राण क्षेत्र। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ओलाफैक्टरी रीजन। ओलाफैक्टरी रीजन, यही वाला वो एरिया था जो कोरोना वायरस से इफेक्टेड होने पे प्रभावित रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, जिस व्यक्ति को कोविड-19 से मतलब इफेक्टेड हुआ है, जिसको कोरोना वायरस हो गया, सिम्टम्स जिसके अंदर पाए गए, सबसे पहले उसके अंदर दो चीजें पाई गई। पहले नंबर पे क्या, कि उसको जो टेस्ट है वो नहीं आ रहा था। तो इस बात की चर्चा मैं आपसे बात कर चुका हूं, जब हमने आहार नाल की बात करी थी उसी दौरान मैंने आपको बताया था कि टेस्ट तब नहीं आता जब हमारी टेस्ट बड्स जो हमारी टंग पर पाई जाती है, यानी हमारी जीभ पर पाई जाती हैं, वो थोड़ी सी डैमेज हो जाए, उसमें कुछ दिक्कत आ जाए। दूसरा, जो हम सूंघने का काम करते हैं, वो सबसे बड़ा जो सूंघने का काम, यानी जो हमको गंध आती है, उस गंध की जो हम पहचान करते हैं, तो वो एरिया हमारे नाक के ये पीछे वाला हिस्सा होता है, ये वाला एरिया जो वेस्टिब्यूल के जस्ट पीछे होता है, जिसको हम घ्राण क्षेत्र बोलते हैं, या अंग्रेजी में ओलाफैक्टरी रीजन बोला जाता है। आखिर क्या होता है इसमें ओलाफैक्टरी रीजन में, तो इसकी बात करते हैं हम जरा। जो ओलाफैक्टरी रीजन या घ्राण क्षेत्र होता है, जो हमें गंध को पहचानने में मदद करता है, इसमें छोटे छोटे बल्ब पाए जाते हैं, जिसको हम ओलाफैक्टरी बल्ब या फिर घ्राण बल्ब के नाम से जानते हैं। ओलाफैक्टरी बल्ब। ओलाफैक्टरी बल्ब, ये ओलाफैक्टरी बल्ब क्या करते हैं, किसी भी गंध को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो हमारा माइंड है, माइंड यानी दिमाग जो है, उस दिमाग के सेरिब्रम पार्ट में, उस दिमाग के सेरिब्रम पार्ट में, जो सेरिब्रम हमारे दिमाग का हिस्सा होता है, उस सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब में, जो सेरिब्रम है उस सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब में भेजता है उनको। टेम्पोरल लोब, इस टेम्पोरल लोब के अंदर ओलाफैक्टरी सेंटर होता है एक। ओलाफैक्टरी सेंटर, इस ओलाफैक्टरी सेंटर में ही किसी भी गंध को पहचानने का काम किया जाता है। जो ओलाफैक्टरी रीजन है, जो हमारे नाक में ये पीछे वाला हिस्सा होता है, जिसको हम घ्राण क्षेत्र बोलते हैं, इस घ्राण क्षेत्र में क्या होता है
थोड़े ओलाफैक्टरी बल्ब यानी घ्राण बल्ब लगे होते हैं, जो किसी भी गंध को हमारे दिमाग के सेरिब्रम वाले हिस्से में जो टेम्पोरल लोब होता है, उस टेम्पोरल लोब में एक पार्ट स्थित होता है जिसको हम बोलते हैं ओलाफैक्टरी सेंटर, यानी घ्राण सेंटर या घ्राण केंद्र जो स्थित होता है, जो किसी भी गंध को पहचानने का काम करता है, उसमें भेजता है और उससे हम उस गंध को पहचान लेते हैं कि वो गंध अच्छी है या बुरी है। उस गंध को पहचानने के बाद हम अपना रिएक्शन देते हैं कि हमको आगे क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। अब ये जो घ्राण क्षेत्र हुआ, इस घ्राण क्षेत्र के पीछे को, इस घ्राण क्षेत्र के पीछे वाले एरिया में एक ग्रंथियां होने से पहले क्या होता है, वहां पर एक परत होती है, एक लेयर होती है, म्यूकस की लेयर होती है, और उस म्यूकस की लेयर के जस्ट नीचे जो होता है वो बोमेन ग्रंथि पाई जाती है। बोमेन ग्रंथि, यहां पर जो है एक म्यूकस की परत होगी और उस म्यूकस की परत के जस्ट नीचे बोमेन ग्रंथि पाई जाएंगी। बोमेन, और इस बोमेन ग्रंथि का क्या काम होता है, आप लोग जानते हैं कि आपकी नाक से एक जलीय पदार्थ आता है जो बिल्कुल पानी के जैसा दिखता है, यानी श्लेष्मा या म्यूकस होता है, उसको रिलीज करना होता है। और वो कब रिलीज होता है? देखिए, कई बार क्या समस्या आती है कि हम लोग बहुत गर्म खाना खाते हैं या बहुत ही तीखा खाना खाते हैं तो हमारी नाक से एक पदार्थ निकलने लगता है। वो बोमेन ग्रंथि का ही काम होता है, क्योंकि वही उस पानी के जैसे पदार्थ को रिलीज करता है। गर्मी के कारण हो सकता है वो, या गर्म खाने से हो सकता है, या जुकाम में भी होता है। एक्चुअल में क्या होता है, वो एक म्यूकस की लेयर तैयार कर देता है जो सर्दी में अगर हमारी नाक से ठंडी हवा जाती है तो उस ठंडी हवा के जाने पर वो बहुत टाइट हो जाता है, जिससे हमारी नाक बंद हो जाती है और हमको सांस नहीं आता। और जब सांस नहीं आता तो हम नाक में नेज़ल ड्रॉप डालते हैं, जिस नेज़ल ड्रॉप को डालने से हमारी नाक थोड़ी खुल जाती है। और ट्रीविन या विल्को वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, या एयर स्प्रे होते हैं, उसको नाक में डालते हैं और उससे हमारी नाक खुल जाती है। लेकिन क्या होता है कि हमारी नाक कब ऐसे टाइट होती है, कब बंद होती है? जब बहुत ठंडी हवा हम नाक से लेते हैं तो वो बंद हो जाती है। लेकिन जब गर्म हवा लेते हैं तो वही जो हमारी लेयर थी वो पिघलना शुरू कर देती है और बहना शुरू कर देती है। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे वजह क्या होती है कि जब हम किसी सर्दी के मौसम में जाते हैं या फिर किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ठंडी हवा होगी, और ठंडी हवा होगी तो ठंडी हवा हमारे लंग्स में जाएगी, और लंग्स में जाएगी तो लंग्स में वो बीमारी, इन्फेक्शन कर देगी। हमको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स जो हैं उनमें सूजन आ सकती है। तो इसलिए सर्दी में जो ठंडी हवा है हमारे फेफड़ों में नहीं जानी चाहिए, और उसको रोकने के लिए प्रकृति ने क्या बनाया है, म्यूकस की वो लेयर बनाई है। अब जो म्यूकस की लेयर है एब्जॉर्ब कर लेती है उसके ठंडेपन को और अपनी हीट उसे गर्मी दे देती है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो हवा एंटर कर रही है, मतलब नाक से होके जो हमारे लंग्स तक पहुंच रही है हवा, वो वही पहुंच रही है जितनी हमारे शरीर में जिस टेम्परेचर पे जानी चाहिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो अपनी ठंडी वो उस लेयर को दे देगी, वो लेयर टाइट हो जाएगी, टाइट होने पे हमारी नाक बंद हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि कायदे में करना तो चाहिए, हमको भाप लेनी चाहिए या फिर गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, नाक में नेज़ल ड्रॉप डाल लेते हैं। वो सब स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं कि बहुत जल्दी आराम देते हैं, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है कि जब गर्म हवा जा रही होती है या फिर कोई गर्म चीज़ होती है तो वो बहुत अधिक गर्म तापमान की अंदर नहीं भेजती। क्यों? क्योंकि अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग हो जाएगी तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो इस कैटेगरी में क्या होता है, इस कैटेगरी में होता है कि वो गर्मी एब्जॉर्ब कर लेती है, और गर्मी एब्जॉर्ब करेगी, अंदर ठंडी हवा भेजेगी। तो फिर आप भी जानते हैं किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा गर्म किया जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट के बाद वो पिघलनी शुरू हो जाती है, यानी उसके गलनांक बिंदु के बाद वो पिघल कर बहना शुरू कर देती है। और जब वो पिघल कर बहना शुरू करेगी तो उसका एक ही रास्ता है, या तो आप नाक से बाहर निकालेंगे या नाक से पीछे की तरफ सूंतेंगे, यहाँ से सूंत के, या फिर आप मुंह से बाहर निकालेंगे, या तो नेजल कैविटी या बकल कैविटी, मतलब उस मटेरियल को आप बाहर निकालेंगे। तीसरा तरीका, उसको आप निगल लेते हैं, कुछ लोग निगल भी लेते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में आता है, मतलब फाइनली तरीके से उसको बाहर आना ही आना है। खैर, आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई ये टेम्पोरल लोब में जाता है और उसका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद की कहानी क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊंचाइयों पर, जो पर्वतारोही होते हैं वो ऊंचाइयों पर जाना पसंद करते हैं। ऊंचाइयों पर जाते हैं तो एक परेशानी आती है,
ऊंचाई पर तो चले गए, वहां पर वायु का दबाव कम है, ऑक्सीजन की कमी है। अब ऑक्सीजन की कमी है तो वो लोग सांस लेंगे तो ऑक्सीजन अंदर कम जाएगा, ऑक्सीजन कम जाएगा तो भैया अंदर ऊर्जा कम बनेगी, ऊर्जा कम बनेगी, और ऊर्जा कम बनेगी तो व्यक्ति काम कैसे करेगा, मर भी सकता है। तो होता क्या है, जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं, खासतौर से 4200 मीटर वाले लोग, जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, उन लोगों के ब्लड में जो है वो आरबीसी की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनका ब्लड, व्यक्ति जैसे ही ऊंचाई पर जाना शुरू करता है आरबीसी ज़्यादा बनने लगती है। वजह, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है और ऑक्सीजन तो शरीर को चाहिए। अब ये आरबीसी अधिक मात्रा में है, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन भी लेके जाएगी तो शरीर में पूर्ति हो जाएगी। अब उस पूर्ति को करने के लिए भाई आरबीसी की आवश्यकता पड़ती है, तो शरीर ऑटोमेटिक आरबीसी बनाने लगता है। वैसे अगर मान के चलिए शरीर आरबीसी नहीं बना रहा है, कोई समुद्र तल पर रहने वाला व्यक्ति है, वो अचानक 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाएगा तो वहाँ उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, ऑक्सीजन नहीं है बराबर, ऑक्सीजन नहीं है, सांस लेने में तकलीफ होगी। इस परेशानी को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, हाइपोक्सिया। इसको हाइपोक्सिया बोला जाता है। चलिए, हाइपोक्सिया की बात हो गई, वो ऊंचाई पर चला गया, लेकिन ऊंचाई पर जाएगा तो सर्दी भी होती चली जाती है। आप लोग जानते हैं पहाड़ों पर ठंड होती है, तो ऊंचाई पर चढ़ने के साथ में केवल आरबीसी की संख्या में ही वृद्धि नहीं होती, व्यक्ति की नाक का आकार भी बढ़ जाता है। ऐसे नहीं है कि नाक इतनी सी है तो इतनी बड़ी हो गई, ज़्यादा बड़ी नाक नहीं होती, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? उसके पीछे वजह है कि हवा जो है, जब हम सांस लेंगे तो जितने एरिया को अंदर क्रॉस करके जाएगी वो अपनी सर्दी जो है वो नाक को दे देगी, मतलब अपनी ऊष्मा नाक को देगी और नाक की ऊष्मा ले लेगी, एक्सचेंज ऑफ हीट होगा। क्योंकि ऊष्मा का नियम होता है, फिजिक्स में बताया जाता है कि ऊष्मा कम से अधिक, मतलब ऊष्मा अधिक से कम की ओर चलती है। नियम है, हमारी नाक में ऊष्मा ज़्यादा है, हमारा बॉडी टेम्परेचर भाई 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर दूसरी भाषा में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। र्यूमर में भी होता है, शायद 29 के आसपास र्यूमर होता है, 29 दशमलव समथिंग र्यूमर होता है, बट इन दोनों का ही काम आता है। लेकिन जो हवा होगी उसका तापमान 37 डिग्री से बहुत कम होगा, क्योंकि 37 डिग्री पे तो आप लू मान के चलिए। अब हमको हवा बहुत ठंडी लगेगी तो क्या करेगी, हवा जो है अपना ठंडापन तो व्यक्ति की नाक को दे देगी और नाक का ले लेगी, यानी हवा गर्म हो जाएगी। अब उसके लिए जरूरी है कि वो नाक की लंबी दूरी तय करे, इसलिए नाक का आकार ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है जब व्यक्ति पर्वतों पर जाता है या फिर ठंडे इलाकों में जाता है, बर्फ वाले इलाकों में जाता है जहाँ ग्लेशियर वगैरह होते हैं, ऑटोमेटिकली नाक का आकार बढ़ जाता है। इसके अलावा जो हम लोग बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है, बस फाइनली एक और बात बची है। हम जो श्वसन तंत्र का अध्ययन करते हैं इसको, या फिर बाद में बात, इसको रेस्पिरोलॉजी बोलते हैं या पल्मोनोलॉजी बोलते हैं या न्यूमिनोलॉजी बोलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं हम, नाक से आगे की तरफ जैसे ही हम चलते हैं, नाक में बस इतनी ही बातें थी। थोड़ा सा नाक से हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो भाई नीचे उतरा जाएगा, और जैसे ही नीचे उतरा जाएगा हमको एकदम साउंड बॉक्स मिलेगा या फिर ट्रैकिया मिल जाता है। ट्रैकिया से पहले लैरिंग्स मिलता है। जैसे ही हम यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ चलने के बाद में जो आता है, नीचे की तरफ चलने के बाद में जो आता है वो हमारा ये आ जाता है, इसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स या फिर साउंड बॉक्स के नाम से जाना जाता है। लैरिंग्स, लैरिंग्स बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई लैरिंग्स? क्या है लैरिंग्स? यही जो आपके सामने उभरा हुआ है, उभरा हुआ है लैरिंग्स के आगे ये कार्टिलेज पाई जा रही है। इसमें 9 प्रकार की कार्टिलेज होती हैं, मतलब 9 प्रकार की क्या, 9 कार्टिलेज पाई जाती हैं। कार्टिलेज यानी उपास्थि, कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। एक तो होता है भाई अस्थि जिसको बोन बोलते हैं, दूसरा होता है उपास्थि जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। 9 कार्टिलेज पाई जाती हैं हमारे लैरिंग्स में। लैरिंग्स, लैरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं भैया स्वर यंत्र।
स्वरयंत्र बोला जाता है लैरिंग्स को हिंदी में। 9 कार्टिलेज पाई जाती हैं, आप अपने हाथ से छू सकते हैं। ये 9 कार्टिलेजों का मिलकर लैरिंग्स बना है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। उभरे हुए हिस्से को हम टेटुआ बोलते हैं, अंग्रेजी में एडम्स एप्पल भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, इसमें एक वोकल कॉर्ड नाम का डब्बा होता है, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, या फिर इसको हम स्वर यंत्र बोलते हैं, स्वर यंत्र नहीं, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स। ये साउंड बॉक्स क्या होता है, इसमें भैया छोटी छोटी झिल्लियां लगी होती हैं, पतली पतली परत होती हैं। वो परत क्या करती हैं, वो हिलती हैं सांस लेने के दौरान और सांस बाहर निकालने के दौरान। सांस लेने में वो हिलेंगी लेकिन ज़्यादा नहीं, कंपन नहीं कर पाती। यही कारण है हम सांस लेने के दौरान बोल नहीं सकते, निकालने के दौरान बोलते हैं। जैसे ही हवा हमारी फेफड़ों से ऊपर को जाएगी और उन उपास्थियों से, मतलब जब उन छोटी छोटी परतों से होके गुजरेगी, परतों से होके गुजरने के दौरान क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा कंपन करेंगी। कंपन करेंगी तो आवाज़ उत्पन्न होगी और हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देंगे फिर शब्दों के द्वारा। ये वोकल कॉर्ड पाया जाएगा। इस वोकल कॉर्ड के आधार पर आवाज़ 2 प्रकार की होती है। पहले नंबर पे मोटी आवाज़ होती है, मोटी आवाज़ होती है या फिर भारी आवाज़ होती है। दूसरे नंबर पे पतली और बारीक आवाज़ होती है। वजह क्या है उसकी, अगर वोकल कॉर्ड छोटा है तो आवाज़ होगी पतली, और इस आधार पर वोकल कॉर्ड छोटा किस किस में होता है, एक तो भाई लड़की या महिला में होता है, जो लड़कियां होती हैं या फिर महिला होती हैं उनमें होता है। दूसरे नंबर पे बच्चे में होता है, बच्चे में वोकल कॉर्ड छोटा होता है। क्योंकि वोकल कॉर्ड छोटा है तो इनकी जो आवाज़ होती है वो हाई पिच्ड होती है। हाई पिच्ड होती है। अब हाई पिच यानी उच्च तीव्र होती है, उच्च तीव्र होती है। हाई पिच्ड उच्च तीव्र होती है, काफी पैनी आवाज होती है, तेज लगती है, मतलब जल्दी जल्दी सर में दर्द कर देती है। और जैसे जैसे देखिए, महिला तो महिला ही है भाई, लड़की है महिला ही बनेगी, इसकी आजीवन जो रहेगी आवाज वो लो पिच रहेगी क्योंकि इसका वोकल कॉर्ड हमेशा छोटा रहेगा। बच्चा जो है, बच्चा अगर लड़का है तो भाई 12 से 14 वर्ष की उम्र में जाके उसका वोकल कॉर्ड बड़ा होने लगता है, अचानक उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। पहले आवाज़ भर्राने लगेगी, फिर आवाज़ मोटी हो जाएगी, वजनदार आवाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर वो लड़की है तो आवाज़ और पतली हो जाएगी क्योंकि उसका वोकल कॉर्ड छोटा ही रहेगा। उस कंडीशन में क्या है कि मान के चलिए अगर ये बच्चा लड़का है तो 12-14 उम्र में जाके इसकी आवाज़ भरभराने लगेगी, मोटी हो जाएगी क्योंकि उसका वोकल कॉर्ड बड़ा हो जाएगा, दैट इज पुरुष। इसकी वोकल कॉर्ड बड़ा हो गया, आवाज़ मोटी होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, वोकल कॉर्ड के बड़ा और छोटे होने से फ़र्क क्या पड़ता है। सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ता है वो इस बात का पड़ता है, आप लोग अगर गाना सुनेंगे तो आप उसमें देखिएगा, एक तरफ आप मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनिए या फिर कोई भी ऐसा पुरुष जो गाने गाता हो उसका गाना सुनिए, दूसरा आप लता मंगेशकर सुनिए या फिर श्रेया घोषाल सुनिए, जो भी आप लोगों को पसंद हो, जैसे भी गाने, मतलब एक तरफ गाने गाने वाला पुरुष होना चाहिए, देन दूसरी तरफ महिला। आप 1-1 घंटे दोनों के गाने सुनिए, आपके माइंड पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, दबाव पड़ेगा जब आप महिला की सुनेंगे, आपके अंदर एक जलन चिड़चिड़ाहट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि महिला की आवाज़ तीव्र होती है। इसलिए अक्सर घर परिवारों में जो मतलब लड़ाइयाँ होती हैं, महिला की आवाज़, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा पुरुष बोलते हैं कि आपकी आवाज़ से सर में दर्द हो जाता है, आप सुबह से बोली जा रही हैं। वजह क्या है? वहाँ पर व्यंग करना नहीं है, कमेंट करना ही है, दैट इज साइंटिफिक रीज़न। क्यों? क्योंकि भैया जो महिलाओं की आवाज़ है वो पतली होती है, सर में दर्द कर देती है। क्यों पतली होती है? क्योंकि उनका जो वोकल कॉर्ड है वो छोटा होता है। उसी प्रकार से हम आगे की तरफ चले, आगे की तरफ चलते हैं तो भैया बात लंग्स की आ जाती है। और लंग्स की बात करते हैं तो लंग्स में क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि भाई 2 लंग्स होते हैं, मानव के पास 2 लंग्स होते हैं, दोनों गुलाबी होते हैं, स्पंजी होते हैं, दैट इज पिंक। गुलाबी होते हैं, स्पंजी होते हैं। स्पंज किसे बोलते हैं? स्पंजी यानी फॉर्म टाइप, जिसको प्यार से दबाया जा सके। क्यों? इसके अंदर भाई एल्वियोली, एयर सैक या फिर बैलून होते हैं जिनमें हवा भरी होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो गुलाबी होते हैं, आकार इनका शंकु जैसा होता है, जो शंकु आकार टाइप का आकार मान के चलिए आप,
और इसमें क्या है, 2 होते हैं, देन एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। ये वाला लेफ्ट होता है, लेफ्ट वाला जो होता है इसमें 2 हिस्से होते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटा होता है। छोटा होने की वजह क्या होती है, इसमें एक कार्डिक नॉक होती है, मतलब हृदय खांच होती है। हृदय खांच, हृदय के लिए एक खांच होती है, यहाँ पर हृदय के लिए एक खांच होती है भाई, जिसमें हमारा जो हृदय होता है दैट इज सिचुएटेड, स्थित होता है। हृदय खांच होती है, उसमें हमारा हृदय स्थित होता है, छोटा होता है। जो हमारा ये राइट वाला होता है ये बड़ा होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई हृदय खांच नहीं होती, ऐसा हृदय नहीं होता। कंडीशन बदल जाती है, हृदय कुछ लोगों को राइट में चला जाता है, तो ऐसा नहीं अब राइट वाला लंग्स उसका छोटा हो जाएगा, राइट वाला उतना ही बड़ा होगा। लेफ्ट वाला हमेशा छोटा होता है और राइट वाला हमेशा ही बड़ा होता है। कहानी आगे की तरफ चलते हैं। इनके अंदर क्या पाया जाता है भाई, एल्वियोली पाई जाती है, मतलब वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। हम अपनी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का बदलाव करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेने देने का काम करते हैं। ये वायु कोष्ठ होते हैं और इन वायु कोष्ठों का आकार कितना होता है, बहुत बड़ा होता है, मतलब लगभग 70 वर्ग मीटर के बराबर होता है भाई। ये फैल सकते हैं। मैंने बताया था जो टेनिस का कोर्ट होता है, अगर एक व्यक्ति के सारे बैलून्स को निकाल कर उनका क्षेत्रफल निकाला जाए तो जो टेनिस का कोर्ट है उसको घेर लेंगे। ये जिस पर टेनिस खेला जाता है बहुत बड़ा आकार होता है, बहुत इनका आयतन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स को कवरिंग करे होते हैं। लंग्स पर 2 परतें चढ़ी होती हैं, बाहर की तरफ 2 परतें चढ़ी होती हैं। एक परत, ये मान के चलिए ये हमारा लंग्स है इस प्रकार से, इसके ऊपर 2 परतें होंगी। एक तो हमारी चिपकी हुई होगी, ये मान के चलिए चिपकी भी होगी एक तो, और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होगा, यानी एक द्रव भरा होगा जो आघात से बचाए, जो एक दूसरे को चिकना रखे। इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि प्लूरल कैविटी होती है ये बीच में। हृदय के प्लूरल का मतलब तो भाई डबल से हो गया, बहुवचन से हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में भरा हुआ है, तो इसलिए इसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। जो पहली परत होती है वो हमारी पसलियों से चिपकी होती है भाई, साइडों में तो पसलियों से चिपकी होती है। मैं आपको बोला था इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और बाहर की तरफ जो होती है पसलियों की वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है। तो जो प्लूरल वाली ये जो कैविटी है, ये वाली जो परतें हैं जो हमारे लंग्स के दोनों तरफ हैं, मतलब चारों ओर से लंग्स को पकड़े हुए हैं, तो बाहर वाली जो परत है वो हमारी यहाँ ये पसलियों से लगी हुई है टोटल, और नीचे वाला हिस्सा हमारी डायफ्राम से लगा हुआ है, डायफ्राम से। तो क्या होता है कि ये इनसे चिपका हुआ है, जो कि हमारे लंग्स में हवा भरने और छोड़ने का काम करते हैं। जो अंदर वाला हिस्सा है वो भाई लंग्स से लगा हुआ है, और ये डिपेंड करता है, इन्हीं की वजह से तो हम सांस लेते और छोड़ते हैं। इसके बाद में ये मैं आपको बता ही चुका हूँ पिछली वीडियो में कि हमारे जो लंग्स है उसके अंदर जो हमारी एल्वियोली या वायु कोष्ठ पाया जाता है, एल्वियोली, जो एल्वियोली पाया जाता है या फिर वायु कोष्ठ जिसमें हवा भरी होती है, वो लगभग 600 मिलियन पाया जाता है। 600 मिलियन पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बंद मुट्ठी या फिर आप एक शंकु आकार टाइप से है, वास्तव में इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है, ये ऐसे। उसके बाद जो आगे की बात करते हैं वो बस डायफ्राम की करते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे की बात आपसे अगली वीडियो में करी जाएगी। वीडियो को शेयर करिएगा, डाउनलोड मत करिएगा, और कमेंट करके बताया करिए आप लोग वीडियो पे कि वीडियो कैसी लगी है। आप लोग देखते हैं और देखने के बाद इतना हल्का के कमेंट करके तक नहीं बताते, मुझे कैसे पता चलेगा वीडियो से कैसे क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। वीडियो को देखिए, अच्छी लगती है अच्छी बताइए, और ख़राब लगती है तो बताइए। ओके, थैंक यू।